हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं आप लोग या नहीं हैं? कुछ जवाब नहीं आ रहा है। मुस्कान, भानु, प्रिंस, अनु, आयुष, बाकी बच्चे कहाँ हैं? विशाल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक ठाक हैं आप लोग सभी? अच्छा, प्रिपरेशन कैसी चल रही है एग्जाम्स के लिए? तैयारी ठीक चल रही है आप लोगों की? सर वैसे पेपर अब ऑनलाइन ही होंगे या ऑफलाइन? हाँ, ऑनलाइन होंगे आपके एग्जाम। ठीक है, ऑफलाइन वो सेक्शन 144 लिमिट है अभी, तो फेस टू फेस नहीं आ पाएंगे आप लोग। आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देने हैं अपने। ठीक है, जैसे ही आपके यूटी हुए थे शायद, जिस तरीके से, है ना? सर कब से है? डेट शीट आई होगी ना आप लोगों के पास? सर वो तो ऑफलाइन वाली थी, वही है? हाँ, वही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना, ऑफलाइन वाली कोई चेंज होगा तो मैं फिर भी कंफर्म कर दूंगा आपको। जहां तक मुझे है फिलहाल वही ऑफलाइन वाली है आपकी। ठीक है। सर फिर टाइम? सॉरी बेटा। सर टाइम? टाइमिंग वगैरह तो मुझे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। विल लेट यू नो। ठीक है। जो पुराने वाली डेट शीट था उस शायद वही टाइम रहे या चेंज होगा। जैसा भी होगा बता दिया जाएगा आपको एक बार। ठीक है, सारी सूचना, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट इट। अच्छा, पिछली क्लास से कोई डाउट्स वगैरह हैं तो बताइए, या जो वीडियो लेक्चर्स आपको गए हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो। ठीक है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग अब, तो कोई जब पढ़ रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स आई हो तो मुझे बताइए, उन्हें टेकअप कर लेते हैं पहले। बताइए बेटा, है कोई डाउट्स या आगे चल सकते हैं हम लोग? सर आगे चलो। चलिए आगे चलें। तो देखिए, आपका लास्ट टॉपिक ना, 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे थे मेरे पास, वो उनके मैंने आपकी वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं। आज हम बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर 3 के अंदर हम लोगों ने, एक तो था आपका मल्टीनेशनल कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी वगैरह तो हमने पहले ही कर लिया था। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गया, उनका मीनिंग है, फीचर है। देन ज्वाइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तीनों टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं। मैं आपको मॉर्निंग में इनका लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आपके ग्रुप पर आ जाएगा। तो अब हम आपके साथ नया चैप्टर शुरू कर लें या कैसे करें बताइए? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हमारा, या रिवीजन करना है आज? आप कहें तो मैं 4th चैप्टर स्टार्ट कर दूं, क्योंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, धीरे चल रहे थे हम लोग, तो हमें 4th चैप्टर स्टार्ट करना था। कर लें उस चैप्टर को स्टार्ट? यस सर। ठीक है, तो 4th चैप्टर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जरा कंटेंट निकाल लूं। हम्म, हाँ जी, जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, द चैप्टर नेम इज बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज के नाम से है ये चैप्टर हमारा। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करें। अगर देखें इस चैप्टर के अंदर, तो आपने क्या क्या कंटेंट कवर अप करना है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आपके साथ हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग सर्विसेज का मीनिंग समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, सॉरी, बैंकिंग सर्विस बोल रहा हूँ, बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग और उनके टाइप्स आपके साथ हम सबसे साथ पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। देन हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे आपसे, जहां पर हम आपको बताएंगे बैंक के में जो अकाउंट्स होते हैं वो उनके टाइप्स क्या हैं। जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो ये क्या होते हैं। रिकरिंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है,
मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है, तो ये अकाउंट्स क्या होते हैं, इनकी फीचर्स क्या हैं, ठीक है, ये किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। देन हम बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर रेफरेंस जिसमें होगा बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, ये बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ई बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। ई बैंकिंग आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जिसे कह सकते हैं हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसका मीनिंग होगा। और डिजिटल पेमेंट्स के टाइप क्या है, आज के समय हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करना है हम लोगों ने यहाँ पे। देन विल मूव टू द नेक्स्ट सर्विस दैट इज इंश्योरेंस। इसके बाद हम इंश्योरेंस का टॉपिक आपके साथ करेंगे, जहां पे हम इंश्योरेंस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आपके साथ गो थ्रू करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो, उन्हें हमने पढ़ना है आपके साथ यहाँ पे। और फिर हमारे पास आएगा टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस की टाइप्स क्या है, जैसे आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मैरीन इंश्योरेंस है। मैरीन मींस आपका जो वाटर, ठीक है ना, ठीक है, तो इनके क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ये काम करते हैं इंश्योरेंसेस, ठीक है। एंड द लास्ट हम आपके साथ बात करेंगे पोस्टल सर्विसेज की। पोस्टल सर्विसेज में हम आपके साथ बात करेंगे कि मेल्स क्या होते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट क्या है, पार्सल क्या होता है, स्पीड पोस्ट क्या होता है, कोरियर क्या है, और उसका मीनिंग के बारे में बात करना है। कोरियर सर्विसेज क्या है, पोस्टल सर्विसेज के अंडर ही हम इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस सर्विसेज के मीनिंग और टाइप से ही आप लोगों के साथ। तो आइए शुरू करें इसको। सॉरी, आइए जी, सबसे पहले तो हम सर्विसेज का मीनिंग समझें। आप पिछले चैप्टर्स में कर कर आए हैं कि बिजनेस जो हमने चैप्टर 1 किया था, जहां पे हमने टर्शरी सेक्टर कहा था, सर्विस सेक्टर कहा था, ठीक है ना, वही उन्हीं सर्विसेज के बारे में हम डिटेल से बातें करने वाले हैं इस चैप्टर में आपके साथ, ठीक है। तो आइए जी स्टार्ट करें इस चैप्टर को। सबसे पहले मीनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग कि बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग क्या है, ठीक है। सो सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कॉमर्शियल फर्म्स। सर्विस सेक्टर में कौन लोग हैं, कॉमर्शियल फर्म्स हैं जो कॉमर्शियली बिजनेस के लिए आई हैं, ठीक है, इंगेज्ड इन, जो कि किस चीज में इंगेज हैं, या तो बैंकिंग में है, या कम्युनिकेशन में है, ट्रांसपोर्ट के अंदर है, इंश्योरेंस में है, या वेयर हाउसिंग में है। तो ये सब लोग किस में आते हैं, ये लोग सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, ये इंक्लूड करता है सर्विस सेक्टर इन लोगों को, ठीक है। नाउ सर्विस सेक्टर कंस्टिट्यूट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्विस सेक्टर जो है ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी मस्ट है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। और ये बात हम शायद पहले भी आपके साथ कर चुके हैं। तो सर्विस सेक्टर आप समझते हैं, इट कंस्टिट्यूट ऑफ कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस, बिजनेस फर्म्स लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो इस तरह की फैसिलिटीज आपको देते हैं वो बिजनेस सर्विसेज में आते हैं। अब अगर बात करें सबसे पहले इनके फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक की, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी जो फीचर कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इंटेंजिबल। आई थिंक इसे डिस्कस करना नहीं पड़ेगा हमें, हम पहले आपके साथ बात कर चुके हैं कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, ये आपको जो सर्विसेज देता है ये दिखती नहीं है, ये इंटेंजिबल इन नेचर है, ठीक है। जैसे गुडविल है ना, आप उसे फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते कि गुडविल कहाँ रखी है आपके बिजनेस में, इट इज अ एसेट। तो ये भी जो है सर्विसेज देते हैं ये इंटेंजिबल इन नेचर होते हैं। हमने बैंकिंग सर्विसेज दी अपने कस्टमर को, डिजिटल ऑप्शंस दिए उसे, इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज दी, ये सर्विसेज दिखेंगी नहीं, आपके घर नहीं देने आएंगे उसको, आपके लॉकर में नहीं रखी होंगी, दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, इनका खुद का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। आप उन्हें टच नहीं कर सकते, आप उन्हें देख नहीं सकते, यू जस्ट कैन फील देम, आप उन्हें फील कर सकते हैं केवल, ठीक है। तो ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है या फीचर कह लीजिए आप इसको, ठीक है ना। देन सेकेंड इज लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। जो हमारी सर्विसेज हैं ये होमोजीनियस नहीं होती। आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, जब कंपाउंड्स वगैरह के बारे में बातें की होंगी छोटी क्लासेस में, होमोजीनियस, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस, आई रिमेम्बर शायद हम लोगों ने भी पढ़ा था ऐसा कुछ छोटे थे जब हम, ठीक है। तो याद है ना हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होता था, कुछ याद है या नहीं?
ठीक है जी, जवाब नहीं आया मुझे, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलें। सो सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम, हम जो सर्विसेज देते हैं दे हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। जैसी सर्विस कस्टमर चाहता है उसके हिसाब से हम उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से उसे अपनी सर्विसेज अवेल कराते हैं। ठीक है जी। नाउ सेम सर्विस में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली, हमारी जो सर्विसेज हैं वो हम डिफरेंटली प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे बात करें हम लोग, एग्जांपल लें, कहता है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ नेशनलाइज्ड बैंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर और अ फॉरेन बैंक। आप जाइए, आप एसबीआई में चले जाइए, उनका जो सर्विस देने का तरीका है वो अलग है, और दूसरा आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, आप जाइए बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट कराना है आपको, आपको क्या सर्विस लेनी है बैंक की, कि आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करना है। अब देखिए आप खुद ही जाइए, ऐसा नहीं है कि जो सर्विसेज एसबीआई देगा आपको वही सर्विस, वैसी सेम सर्विस आपको आईसीआई बैंक में मिलेगी, नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, क्वालिटी वगैरह में चेंजेस हैं इन दोनों के, जो सर्विस देने का तरीका है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात आती है, वो इन दोनों में अलग है। तो हेट्रोजीनियस है, आप ऐसा नहीं कह सकते जो सेम प्रोडक्ट ये दे रहे हैं वही प्रोडक्ट ये भी दे रहे होंगे, दूसरे भी दे रहे होंगे। डिफरेंस है, हर बैंक के काम करने के तरीके में, अपनी सर्विस देने के तरीके में डिफरेंस है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो यहां तक मुझे बताइए, कोई डाउट है आप लोगों का तो मैं उसे टेकअप करूं, एल्स हम लोग आगे चलना चाहेंगे। नो सर। चलिए, तो फिर आगे चलेंगे हम लोग यहां से अपने अगले फीचर की तरफ। नेक्स्ट वी हैव इन्वेंट्री। इन्वेंट्री समझते हैं आप लोग क्या होता है इन्वेंट्री? इन्वेंट्री की बात करें तो आइए जी देखें, इन्वेंट्री और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लॉस। ठीक है, देखिए क्या है ये, कहता है द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट द टाइम, सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज। भाई आपको सर्विस देनी है बैंक को तो तुरंत वो प्रोड्यूस होती है, तुरंत ही कंज्यूम कर ली जाती हैं, उनका कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचता है। ठीक है, इसलिए जब क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो कोई मेंटेन, इस तरह का आपको रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना पड़ेगा कि इतनी सर्विसेज आपके अकाउंट में बच गई, इतनी बाकी हैं, इस तरह की बातें नहीं आएंगी। लाइक इफ सर्विस इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, अगर लेट्स सपोज कोई सर्विसेज दी आपने और वो अगर तुरंत नहीं ली ग्राहक ने, तो वो क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो दोबारा यूज नहीं की जा सकती। जैसे एग्जांपल सुनिए, वैकेंट सीट इन अ सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के अंदर एक वैकेंट सीट है, क्या ये वैकेंट सीट अगली बार काम आ जाएगी? नहीं काम आएगी। आपके लेट्स सपोज आपके सिनेमा हॉल के अंदर, ठीक है, सिनेमा हॉल जो है उसके अंदर 40 सीट हैं। ठीक है, ये इसमें आपके पास 38 सीट ऑक्यूपाई हुई, सीट आपने क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली, तो क्या ये 2 सीट बच गई है अगली बार काम आएंगी? नहीं, अगली बार दोबारा से ये 40 ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट मूवी जो लगेगी, नेक्स्ट टाइमिंग स्लॉट होगा। इसी तरीके से बैंकिंग सर्विसेज भी हैं। ठीक है, अगर बैंक ग्राहक आया है डिपॉजिट कराने, ठीक है, वो डिपॉजिट करा के जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको दोबारा से लेना पड़ेगा। जैसे बैंक में आपको मैं बताऊं, इफ यू हैव विजिटेड द मेट्रो सिटीज बैंक, ठीक है, दिल्ली वगैरह में, जयपुर में अगर आप गए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, या हो सकता है कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक में भी आपको मिल जाए, वहां टोकन सिस्टम होता है। ठीक है, टोकन सिस्टम होता है, कस्टमर गया उसे टोकन दे दिया जाता है ताकि उसे प्रायोरिटी में नंबर आ सके, जो फर्स्ट एंड फर्स्ट, पहले आओ पहले पाओ की सर्विसेज होती है वहां पर। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट की सर्विस होती है। ठीक है, वहां पर अगर कस्टमर ने टोकन ले लिया और अगर उस जिस समय उसका नंबर आया वो उपलब्ध नहीं है, तो वो सर्विस लैप्स हो जाएगी, टोटल लॉस हो जाएगा उसका, उसे अब दोबारा से उसके लिए टोकन लेना पड़ेगा अगर वो टाइम के बाद आता है तो। ठीक है, चलिए बाकी अगर भीड़ नहीं है तो अलग चीजें होती हैं, बट स्टिल वो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो यही है।
इसके बाद बात करो जी, नॉन ट्रांसफरेबल जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस सेक्टर जो सर्विसेज देता है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती, दे आर इनसेपरेबल, उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक की सर्विसेज आप लेकर किसी और को दे दो कि ये सर्विसेज है बैंक की, हमें जरूरत पड़ेगी बाद में आप दे देना, हमें कोई थर्ड पार्टी को आप दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। बैंक की सर्विसेज बैंक से अलग नहीं की जा सकती, बैंक है तो बैंक की सर्विसेज हैं, बैंक नहीं है तो बैंक की सर्विसेज भी नहीं है, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम प्लेस ओनली, वही कंज्यूम करनी पड़ेंगी, आप उन सर्विसेज को घर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। वो बात अलग है, आज के समय बैंक आपके घर आ गया है, इफ यू हैव टू डिपॉजिट मनी आप बैंक को कॉल कर सकते हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव आकर आपसे कैश कलेक्ट कर लेगा, ऐसी सर्विसेज देते हैं बैंक्स काफी रीजन्स में, काफी एरियाज में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सेपरेट मेडिकल सर्विसेज बाय अ डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर, जो डॉक्टर हमें मेडिकल सर्विसेज देता है उन सर्विसेज को आप डॉक्टर से अलग नहीं कर सकते, यानी जो डॉक्टर सर्विसेज देगा आपको उन्हें आप बगैर डॉक्टर के अवेल नहीं कर सकते, आपको अगर सर्विसेज चाहिए तो डॉक्टर की प्रेजेंस वहां पर बहुत जरूरी है। क्या ये बात क्लियर है हम लोगों को? यस सर। ठीक है, देन लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमर्स पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। टू एक्सपीरियंस अ सर्विस, अगर आपको एक सर्विस चाहिए, आप उसका अनुभव करना चाहते हैं, देन योर पार्टिसिपेशन इज मस्ट, आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, आपका पार्टिसिपेशन, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे टेलीफोन कंपनी ने आपको टेलीफोन सर्विसेज दी है, ठीक है, अब इस सर्विस को यूज करने के लिए, ठीक है, यूज दिस सर्विस कस्टमर हैज टू मेक और रिसीव कॉल, अगर आप कॉल रिसीव ही नहीं करेंगे, आप कॉल ही नहीं करेंगे किसी को, तो क्या आप टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देन नेक्स्ट हमारे पास जी है डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। तो गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है वो बात हम आपके साथ कर लेते हैं वन बाय वन। देखिए जी, हाँ, आई थिंक स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को अब। अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज की, तो देखिए गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है, किस बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहली बात आती है इंटेंजिबिलिटी की, तो आपकी सर्विसेज तो इंटेंजिबल हैं बट गुड्स तो टेंजिबल हैं, गुड्स तो आपका टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको आप, ठीक है। देन बात आती है इन्वेंट्री की, क्या इनका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कुछ बचता है, क्या मेंटेन करने की जरूरत है? सर्विसेज में हमने कहा नहीं, अगर सर्विस बनाई गई, प्रोड्यूस हुई और कंज्यूम नहीं हुई तो सर्विस खत्म हो जाएगी, तो यहाँ कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ गुड्स बनाए गए हैं और खरीदे नहीं गए, कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं किए, आपसे परचेज नहीं किए, तो आपके पास बचेंगे, आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा गुड्स के केस में, ठीक है। इन सेपरेबिलिटी की बात करें, आप सर्विसेज को बैंक से दूर नहीं ले जा सकते, प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स को लेके जाया जा सकता है, गुड्स जो प्रोवाइड कर रहा है उससे आप गुड्स परचेज करिए और अपने घर ले जाइए, जब आपको उन्हें कंज्यूम करना है आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, यहां पर सर्विसेज में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता, एक जैसी सर्विसेज हमेशा नहीं मिल सकती, उनमें डिफरेंस हो सकता है। आप पहली बार बैंक कैश डिपॉजिट कराने गए थे तो आपको सर्विस कुछ और टाइप से मिली थी, आज आप बैंक में जा रहे हैं कैश डिपॉजिट कराने तो आपका एक अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइज नहीं है, गुड्स में स्टैंडर्डाइजेशन होता है। आप मैकडोनल्ड में बर्गर खाने चले गए, ठीक है, या फिर आप कहाँ चले गए, क्या बोले जी, और हाँ, आप किसी शोरूम में चले गए, आपने कोई परचेज करना है गुड्स, लेट्स सपोज आपको शूज परचेज करने हैं अपने लिए, ठीक है, तो जो वो शूज आपने पिछली बार खरीदे थे, अगर सेम साइज सेम ब्रांड सेम कलर लेना है तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड मिल सकती है चीजें, सर्विसेज में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। इसके बाद हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट है नेचर।
इनका नेचर क्या है, नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और नेचर की बात करें, ठीक है, तो यहां पर ना ये एक एक्टिविटी है, ये एक प्रोसेस होती है सर्विस, ठीक है, यानी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। बट गुड्स की बात करें तो यहाँ फिजिकल ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे आपने कार खरीदी, टीवी परचेज किया, ठीक है। सर्विसेज परचेज करते समय आपको एक एक्टिविटी आपके साथ, आपको कुछ फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। बट कोई गुड्स और गुड्स आप घर नहीं लेके जा सकते, ठीक है, सर्विसेज को। टाइप की बात करें तो हमने पहले ही बात किया, ये हेट्रोजीनियस होते हैं, गुड्स जो हैं होमोजीनियस होते हैं, आपके एक जैसे आपको बार बार मिल सकते हैं। ऑनरशिप का ट्रांसफर की बात करें तो यहां तो नहीं हो सकता जी सर्विसेज में। हाँ, यहां ऑनरशिप आप टीवी दुकानदार से खरीद के, शॉपकीपर से खरीद के, जो पहले वो मालिक था उसे आप परचेज करके आप घर पर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात आई होप क्लियर है, हमने बस रिपीट किया है चीजों को। बट मुझे बताइए यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए जी, आगे चल सकते हैं अब हम लोग इससे? नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यानी आपके सर्विसेज जो हैं उन्हें किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए, टाइप्स ऑफ सर्विसेज की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है जी। सो टाइप्स ऑफ सर्विसेज हमने पहले पढ़ा है आपके साथ, ठीक है। हम बिजनेस सर्विसेज दे सकते हैं, जो सर्विसेज हैं बिजनेस के लिए हो सकती हैं, सोशल सर्विसेज हो सकती हैं, पर्सनल सर्विसेज भी हो सकती हैं। अब तीनों का मीनिंग समझें एक साथ। सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज को देखो, कौन सी सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज में मानी जाती हैं। आइए जी, दो सर्विसेज which are used by business to carry on business activities। साइज शायद ज्यादा बड़ा हो गया, let me just reduce it। अब ठीक है, आइए जी, अब साइज ठीक है हमारा, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए जो आप सर्विसेज यूज करते हैं, बिजनेस सर्विसेज यूज कर रहा है, उन्हें आप क्या कहते हैं? बिजनेस सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ सोशल सर्विसेज कौन सी हैं? तो सुनिए जी, सोशल सर्विसेज, सर्विसेज कैरिड वॉलेंटरीली टू अचीव सोशल गोल्स, ठीक है। वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से आप कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं कर रहा उसमें आपको, ठीक है, अपने सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी को अच्छे लेवल पर लेकर जाने के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो सर्विसेज कैरी ऑन की जाती हैं, दे आर टर्म्ड एज सोशल सर्विसेज। लाइक जो एनजीओज आपके काम करते हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, ठीक है, प्रॉपर फैसिलिटीज होना, आपके सोसाइटी में साफ सफाई का ध्यान रखवाना, ये सब चीजें क्या हो सकती है? सोशल सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है। जनरली एनजीओज या गवर्नमेंट यूनिट्स इन्हें कैरी ऑन करते हैं। तो आई होप इन दोनों का मीनिंग आपको क्लियर हुआ है। अब हम पर्सनल सर्विसेज पर चलते हैं आपके साथ। हाँ जी, तो ये हमारा पर्सनल सर्विसेज है। ये लीजिए जी, पर्सनल सर्विसेज क्या होती हैं ये समझें अब। पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। क्योंकि यहां पे जो सर्विस दी जा रही है वो आपको कोई पर्सन दे रहा है, ठीक है। These differ according to सर्विस प्रोवाइडर। हर सर्विस प्रोवाइडर आपको एक अलग तरीके से सर्विस देगा, ठीक है, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप टूरिज्म में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ये पर्सनलाइज सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल सर्विस की कैटेगरी में आ गए, ठीक है जी। अब आते हैं, हमें देखिए हमारा
बिजनेस स्टडीज है, हमें बिजनेस के बारे में बातें करनी है, तो हम सोशल सर्विसेज या पर्सनल सर्विसेज के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे आपके साथ। हमारा एरिया ऑफ कवरेज होगा बिजनेस सर्विसेज को। ठीक है, तो आइए बिजनेस सर्विसेज पे चलें आपके साथ हम लोग। ये देखिए जी, हमारे पास बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरीज, ये कैटेगरीज आप पहले भी कर चुके हैं चैप्टर 1 वगैरह में, कि बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस है, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन है। दीज आर मस्ट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस। बहुत जरूरी है ताकि एक बिजनेस स्मूथली फंक्शन कर पाए ये सर्विसेज। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं इनको। वैसे हमने इन्हें पहले भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद हो तो ठीक है, बट वहां हमने इनका जस्ट नाम पढ़ा था। यहाँ पे इन सर्विसेज को हम डिटेल में करने वाले हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि इन्हें हमने कवर किया हुआ है। आपने वहां केवल इनके नाम पढ़े थे। ठीक है, वी हैव जस्ट गोन थ्रू द नेम्स। यहाँ हम इन डिटेल में इन सभी सर्विसेज को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले है बैंकिंग सर्विसेज। तो आपको पता है बैंक का फंक्शन क्या है, बैंक क्या काम करता है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है इन जनरल में, वो लोगों से पैसा लेता है, ठीक है, डिपॉजिट्स वगैरह लेता है क्या, और उनको बाद में क्या करता है, लोगों को दे देता है। ठीक है, इंडस्ट्री को, ट्रेड को, या जिनको भी जरूरत होती है बिजनेस हाउसेस को देता है। तो क्या किया बिजनेस ने, सॉरी बैंक ने जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं उनसे डिपॉजिट लिया, और जिन्हें जरूरत है उनको पैसा दिया। तो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है बैंक। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक का केवल यही काम नहीं है, बैंक का केवल यही काम नहीं है कि डिपॉजिट्स लेना और लोगों को, जिन जिन लोगों को पैसा चाहिए उन लोगों को पैसा दे देना। इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे काम करता है। ठीक है, ए बैंक लेंड्स व्हाट इट बोरोज फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, और बैंक लेंडर से, मनी लेंडर आप समझते हैं मनी लेंडर कौन होते हैं, ठीक है ना, ताकि इस बात को भी समझ पाए कि बैंक मनी लेंडर नहीं है, और बैंक केवल यही काम नहीं करता कि लोगों से पैसा लेता है और आगे जरूरतमंदों को दे देता है। इसके अलावा भी बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज हमें देता है। तो बताइए जी, डू वी अंडरस्टैंड मनी लेंडर, ये टर्म हम समझते हैं या नहीं। कौन होते हैं मनी लेंडर, ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा होता है और लोगों को आगे ब्याज पर ये पैसा देते हैं। पर बैंक का काम ये नहीं है, बैंक इज नॉट अ मनी लेंडर। बैंक जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, और फिर जिन्हें पैसा चाहिए उन्हें वो पैसा देता है। प्रोवाइड टू दोज हु नीड इट। अब सर बच्चे कहेंगे सर सभी को तो नहीं देता पैसे की, तो हमें भी जरूरत है। वो कुछ कंप्लायंस करने होंगे आपको, बैंक के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने होंगे, और आप फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस पूरी करते हैं, तब जाके बैंक आपको पैसा देता है, क्योंकि वो पैसा लोगों का पैसा है। कल को डूब गया तो बैंक जिम्मेदार है। ठीक है, इसलिए बैंक को इन चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है जी, आइए अब बैंक की बात करें, तो इन्होंने कहा है बैंक इज अ बायर एंड सेलर ऑफ मनी। बैंक बाय करता है, क्यों, क्योंकि उसके बदले आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, और सेल करता है, और सेल करते समय क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, जिनको वो पैसा देता है। ठीक है, तो उसके लिए जो अर्निंग है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे मिलता है उसे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नाउ जो हमारा बैंक्स हैं, जितने भी बैंक हैं, इन्हें रेगुलेट कौन करता है, आपको पता हो तो बैंक्स को रेगुलेट करता है IBRA, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोल दो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोल दो 1949। इसके अंडर हमारे बैंक्स गवर्न होते हैं, और उन्होंने बैंक का मीनिंग समझाया है। उन्होंने कहा बैंक कौन है, accepting deposits of money from public for the purpose of lending or investing। ये बैंक का काम है। ठीक है, ये बैंक का मीनिंग है, जो ये काम करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा, लेंड करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वो बैंक है। ठीक है, अब आते हैं बैंक का, ये तो हमने डिटेल बेसिक बातें कर ली। अब सबसे पहले बातें करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में।
कि बैंक में जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप के अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में बातें करें। तो सुनिए जी ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले जो टाइप दिया गया है वो है सेविंग बैंक अकाउंट। इन जनरल एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल जब बैंक में अकाउंट खुलवाता है तो वो अकाउंट कौन सा होता है? सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट। अब सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट की कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, इन जनरल कौन सा अकाउंट खोला जाता है? जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो, आप अगर बिजनेसमैन नहीं है तो आपका बैंक कौन सा अकाउंट खोल के देता है? जो जो खाता सभी के पास होता है, जो अकाउंट सभी यूज करते हैं, वो कौन सा अकाउंट होता है? वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, या शॉर्ट में हम इसे सेविंग अकाउंट भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आप अपनी जो सेविंग्स है, जो बचत है, वो डिपॉजिट करते हैं। सेविंग्स अकाउंट का मतलब क्या है? ये वो अकाउंट है जो आपने पैसा सेव किया है, बचाया है, उसे आपको अगर बैंक में रखना है तो आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना होगा? सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट, या फिर इन शॉर्ट सेविंग्स अकाउंट खुलवाना होगा। अब सेविंग्स अकाउंट की क्या फीचर्स हैं, कैसे ऑपरेट होता है, ये बात देखिए जी। अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग। कैसे ओपन होता है ये? बाय डिपॉजिटिंग स्मॉल सम ऑफ मनी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करा सकता है यहाँ पर। ही कैन विदड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट वेन एवर नीडेड। वो जब विड्रॉ करना चाहे, जब इस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। एंड कैन डिपॉजिट वेन एवर सरप्लस इज अवेलेबल। डिपॉजिट भी कब कर सकता है? जब भी उसके पास सरप्लस हो, यानी जब उसकी इच्छा करे इस अकाउंट में पैसा जमा करा सकता है, जब उसका मन करे इस अकाउंट से पैसे वो विड्रॉ कर सकता है, पैसे को निकाल सकता है, ठीक है जी। नाउ डिपॉजिटर जो पैसे जमा करा रहा है उसको एक चेकबुक इश्यू की जाती है। चेकबुक समझते हैं ना, जिसके थ्रू अगर किसी और को पैसा देना है तो चेक एक फैसिलिटी है बैंक की। उसे एक पासबुक भी दी जाती है। पासबुक में क्या है? उसका रिकॉर्ड होता है, यानी एक तरीके से उसके अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन हुई है, प्लस कब पैसा जमा हुआ, कब निकला, ये सारा विवरण, सारी डिटेल्स होती है यहाँ पर, ठीक है। नाउ all the amount deposited and withdrawn by depositor are recorded in passbook। ये मैंने बताया है आपको कि उसने कब कब पैसा जमा कराया, कब निकाला, उस सब का रिकॉर्ड कहां मिलता है जी? पासबुक में मिलता है आपको, ठीक है। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। हमारे पास एक अकाउंट आएगा अभी जिसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलेंगे, उसके कंपैरिजन में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जब आप चाहिए, आपको लगता है विड्रॉ करना है, विड्रॉ कर सकते हो पैसे को, ठीक है जी। क्या बात क्लियर है सेविंग अकाउंट से रिलेटेड? कोई डाउट क्वेरी हो तो बताइए, एटलीस्ट ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ बच्चों के डाउट्स आते हैं, किसी रिलेशन में आ सकता है वो, बताइए जी। कोई डाउट क्वेरी है यहाँ पर, या आगे चलें हम लोग? नो सर। ठीक है, नहीं है, चलिए जी आगे चलते हैं। भानु बेटा आइए। करंट डिपॉजिट अकाउंट, आपने अगर घर में कोई बिजनेस कर रहे हैं आपके, तो आपने सुना होगा शायद कि हमारा करंट अकाउंट है। तो एक तो सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट इज करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, किस तरीके से ऑपरेट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए जी करंट अकाउंट के बारे में डिस्कशन करें आप लोगों के साथ। करंट डिपॉजिट अकाउंट, या शॉर्ट में इसे करंट अकाउंट बोला जाता है। डिपॉजिट वर्ड छोड़ देते क्योंकि डिपॉजिट कराते हैं पैसा आप बैंक में, तो जनरली हम इसे करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन्ड बाय बिजनेसमैन। कौन ओपन करता है इसे? बिजनेसमैन ओपन करता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट को कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, अ पर्सन कैन डिपॉजिट इट, ठीक है ना, ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। बट करंट अकाउंट किसका खुलेगा? अगर आपका बिजनेस है तो ही आपको करंट अकाउंट खोल के दिया जाएगा, अदरवाइज आपको करंट अकाउंट खोलकर नहीं दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है जी? इसके बाद सुनिए, द होल्डर यानी जिसका अकाउंट है, ही कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ व्हेनेवर डिजायर्स। ये सब, ये तो उसमें भी था,
सेविंग में भी था, हाँ बिल्कुल था जी। आगे सुनिए, विड्रॉवल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। यहाँ पे जो विड्रॉवल आपके करना चाहते हैं, आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको चेक से विड्रॉवल करना होगा। साथ में ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन अकाउंट। आपको याद हो तो ये टर्म हमारे पास अकाउंट्स में आया है। क्लास 11th में आपने कैश बुक जब पढ़ रहे हैं, कैश बुक में, ठीक है, बैलेंस गिवन होता है, ठीक है, जर्नल में भी आपने देखा होगा, ठीक है, यानी आपके 100 रुपए बिजनेस अकाउंट में डिपॉजिट हैं, अकाउंट में कितने हैं 100 रुपए, बट आपने विड्रॉ कितने कर लिए 110 रुपए, यानी आपको बैंक ने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती, या फिर बोलो क्रेडिट की फैसिलिटी देती, उधार करने की फैसिलिटी दे दी। आप सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं कर सकते। सेविंग अकाउंट में अगर आपके 100 रुपए हैं तो आप मैक्सिमम कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, 100 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर बात करें हम लोग करंट अकाउंट की, तो यहां आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। समझ रहे हो ना, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है आपको, क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, जो कि सेविंग अकाउंट में नहीं मिलती थी। और इसके बारे में आप समझिएगा, नो इंटरेस्ट इज पेड। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में तो मिलता था, क्योंकि उन्होंने कहा था इंटरेस्ट मिलता है, कम मिलता है एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। हम बात करें अगर हमारे करंट अकाउंट की, तो यहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, ठीक है, बल्कि उल्टा यहाँ पे आपसे सर्विस चार्जेस ले लिए जाते हैं। बैंक सर्विसेज देने के बदले आप पर क्या लगा देता है, आप पर चार्जेस ले लेता है आपसे, ठीक है। A statement of account is sent to account holder every week, ठीक है। अब आपका जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से आपको वीकली चाहिए, फोर्टनाइटली चाहिए, ठीक है, मंथली चाहिए, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी आपके अकाउंट की, जो कि उस पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो उसमें आपको मिल जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकली यहाँ पर कि करंट अकाउंट कौन खोलेगा जी, बिजनेसमैन खोलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, और क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरा, आपसे चार्ज भी किया जा सकता है, बैंक अपनी सर्विसेज के लिए आपसे चार्ज करता है, क्योंकि यहाँ पे ना अनलिमिटेड विड्रॉवल्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड डिपॉजिट्स हो सकते हैं। अगर इन जनरल बात करें ना, सेविंग डिपॉजिट्स में या सेविंग अकाउंट में इस चीज के ऊपर लिमिट होती है कि आप एक मंथ में कितनी बार डिपॉजिट करा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं।